Horror Stories। ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी। वीरान बंगले के तीसरी मंजिल पर रिया अकेली रहती थी, शहर से दूर। ये बंगला कभी उसके दादा दादी का हुआ करता था। लोगों का कहना था कि उस बंगले में कुछ अजीब है, लेकिन रिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे अकेले रहना पसंद था और पुरानी चीजें उसे सुकून देती थीं। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, रिया को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन आवाजें साफ होती गईं, किसी के फुसफुसाने की आवाज। डर के मारे रिया की रूह कांप गई। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। आवाजें अगले कमरे से आ रही थीं, जो कभी उसके दादाजी का स्टडी रूम था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी जारी थी, जैसे कमरे की दीवारों से आ रही हो। अचानक कमरे की पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद पड़ी थी, जोर से बजने लगी। रिया चीख उठी और पीछे हट गई। घड़ी की आवाज के साथ ही फुसफुसाहट भी तेज हो गई और रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, तुम यहां नहीं रह सकती, ये हमारी जगह है। उस रात रिया पूरी रात सो नहीं पाई। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसके आसपास है। सुबह होते ही वो बंगला छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसने कभी नहीं जाना कि उस बंगले में क्या था, लेकिन वो फुसफुसाहट और वो बंद घड़ी की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। रिया ने जैसे तैसे वो बंगला छोड़ा और शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर रहने लगी। उसने सोचा था कि नई जगह पर आकर वो उस भयानक अनुभव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगले की दीवारों से गूंजती फुसफुसाहट और बंद घड़ी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे हर पल लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में तो उसे लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके नए अपार्टमेंट में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को सोते समय उसे महसूस होता था कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। कभी कभी उसके सिरहाने रखी किताब अपने आप जमीन पर गिर जाती और कभी कभी बंद दरवाजे पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज आती। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम हमसे भाग नहीं सकती। रिया डर के मारे कांप गई। उसने बिस्तर से उठकर लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की पर जमी भाप पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। तुम जानती हो दादाजी के कमरे में क्या था? रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया कि दादाजी का स्टडी रूम, जहां से फुसफुसाहट शुरू हुई थी, हमेशा बंद रहता था। दादाजी ने मरने से पहले सबको सख्त हिदायत दी थी कि कोई उस कमरे में ना जाए। डर और जिज्ञासा से भरी हुई रिया ने अपने पुराने बक्सों में से दादाजी की डायरी निकाली। डायरी में आखिरी पन्ने पर दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने गलती से एक बुरी आत्मा को जगा दिया था जो उस बंगले में कैद थी। उन्होंने लिखा था कि उसे कैद करने के लिए उन्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा कुर्बान करना पड़ा था और अब वो आत्मा उनके वंशजों को परेशान करेगी। रिया ने जैसे ही ये पढ़ा, उसके पीछे दरवाजे से कोई भयानक परछाई गुजर गई। परछाई में से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, वो कैद अब टूट गई है और अब हम तुम्हारे पास आ गए हैं। रिया डर के मारी चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उस रात के बाद रिया की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वो अब उस साए से कभी भी सुरक्षित नहीं थी, न अपने घर में, न बाहर, कहीं नहीं। रिया के हाथ में दादाजी की डायरी कांप रही थी। उसने पढ़ लिया था कि उसके दादाजी ने सिर्फ एक आत्मा को कैद नहीं किया था, बल्कि उसे शांत रखने के लिए अपने ही परिवार के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक पुराना श्राप था जो उनकी पीढ़ियों को परेशान करने वाला था। अब फुसफुसाहट सिर्फ उसके कानों में नहीं थी, बल्कि उसके घर की हर चीज में महसूस हो रही थी। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं, टेलीविजन पर सिर्फ स्टैटिक आवाज आती और ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे अपार्टमेंट में फैल जाता। रिया को लगा जैसे पूरा घर उस अदृश्य साए की गिरफ्त में आ चुका है। रात गहरा रही थी। रिया ने हिम्मत करके डायरी का आखिरी पन्ना फिर से पढ़ा। दादाजी ने लिखा था, यह आत्मा सिर्फ उसी को परेशान करेगी जो मुझ जैसा लालची है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक सच्चे दिल की बलि। सिर्फ एक सच्चा दिल ही इसे हमेशा के लिए शांत कर सकता है। रिया को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला
सामने वही काली परछाई खड़ी थी जो बंगले में दिखी थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा साफ और भयानक थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। परछाई ने अपनी भयानक धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे कैद किया, पर मेरी लालसा नहीं मरी। मैं अब एक सच्चे दिल की तलाश में हूँ जो मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। रिया को लगा कि परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो जान गई कि परछाई क्या चाहती थी। वो उसके दिल को चाहती थी, उसके सच्चे और मासूम दिल को, जो उसकी बुरी आत्मा को शांत कर सकता था। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी की विरासत को बदलने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मेरे दादाजी ने जो किया, मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक भी पल नहीं दूंगी। उसके बोलते ही परछाई की आंखें और भी तेज चमकने लगीं। उसने रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रिया आज भी जिंदा है, लेकिन वो हर पल उस साए की मौजूदगी को महसूस करती है। वो नहीं जानती कि वो श्राप कब खत्म होगा, लेकिन वो लड़ रही है। हर रात वो अपनी आत्मा के साथ उस परछाई का सामना करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि उसके परिवार की विरासत का एक श्राप है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। रोहन और प्रिया की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि एक रात प्रिया ने रोहन को अपने एक अजीब सपने के बारे में नहीं बताया। रोहन, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ, एक पुराना जर्जर सा बंगला। मैं उसमें होती हूँ और कोई मुझे आवाज लगाता है, कोई जो मुझसे बहुत प्यार करता है। और फिर मैं भागती हूँ, लेकिन कोई मुझे पीछे से पकड़ लेता है और फिर सब खत्म हो जाता है। रोहन ने पहले तो इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया का सपना उसकी हकीकत बनने लगा। दिन में भी उसे उस बंगले की परछाइयां दिखने लगी और कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन प्रिया ने रोहन को बताया कि उसे उस बंगले का पता याद है। दोनों उस जगह को ढूंढने निकल पड़े। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में उन्हें वो पुराना बंगला मिल गया, ठीक वैसा ही जैसा प्रिया ने सपने में बताया था। बंगले के अंदर जाते ही प्रिया के बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो इस जगह को जानती है। वे एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जो अब मिटने लगा था। हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। अचानक उस कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोशनी चली गई। एक भयानक और ठंडी हवा का झोंका आया। प्रिया के पीछे से एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। रोहन ने टॉर्च जलाई तो देखा सामने एक दीवार पर उसकी और प्रिया की एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वे दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे थे, पर रोहन को यकीन हो गया कि वे दोनों वही हैं। तभी एक भयानक रूह प्रिया के सामने आई और उसने कहा, पिछली जिंदगी में तुम दोनों ने मेरा प्यार ठुकरा दिया था और मैंने तुम दोनों को मार डाला था। तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी साथ नहीं रहने दूंगी। अब रोहन और प्रिया की प्रेम कहानी सिर्फ एक दूसरे को पाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को उस बुरी रूह से बचाने की भी थी। उनकी मोहब्बत ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। उस पुरानी दीवार पर लिखे शब्दों को देखकर रोहन और प्रिया डर गए, पर उनकी मोहब्बत ने उन्हें हिम्मत दी। उस जलती हुई आंखों वाली रूह ने उन पर हमला कर दिया। सबसे पहले उस रूह ने रोहन और प्रिया के बीच शक पैदा करने की कोशिश की। अचानक प्रिया को रोहन के मन में आती हुई एक पुरानी बात याद आ गई जो उसने कभी प्रिया से कही ही नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, प्रिया चिल्लाने लगी। रोहन समझ गया कि यह उस रूह का मायाजाल है। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, प्रिया, ये सच नहीं है, हमारी मोहब्बत सच्ची है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो रूह और भी जोर से हंसी। उसने फिर एक नया मायाजाल बुना। इस बार रोहन को प्रिया के बारे में एक बुरा सपना दिखाया जहां प्रिया उसे धोखा दे रही थी। रोहन का दिल टूट गया, पर वो भी समझ गया कि यह एक भ्रम है। उसने प्रिया से कहा, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हमारी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया, उस रूह की शक्ति कम होने लगी। वो रूह उन दोनों के सामने जोर से चिल्लाई और एक ही बार में गायब हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। उन दोनों को पता चला कि यह रूह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब वो उनकी जिंदगी के हर छोटे छोटे पल में उनके बीच आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगी। उनकी मोहब्बत ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी और अब उन्हें हर पल उस रूह के खिलाफ लड़ना होगा। यह कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि दो सच्चे दिलों के बीच की थी जो एक बुरे साए से लड़ रहे थे।
उस रात के बाद रोहन और प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो भयानक रूह बंगले में तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली थी। अब हर पल वो उन्हें किसी न किसी तरह परेशान करती। कभी रोहन अपनी बाइक पर जा रहा होता और उसे लगता कि कोई पीछे बैठा है। कभी प्रिया खाना बना रही होती तो उसे लगता कि कोई उसके पास फुसफुसा रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारी जगह किसी और को दे देगा। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा, लेकिन रोज रोज के इस मानसिक उत्पीड़न से वो थकने लगे थे। उनके बीच छोटी मोटी बहसें होने लगीं जो पहले कभी नहीं होती थी। उस रूह का मकसद साफ था, उनकी मोहब्बत को धीरे धीरे अंदर से खत्म करना। एक शाम रोहन को अपने दादाजी की पुरानी डायरी में एक और पन्ना मिला। उसमें लिखा था कि यह रूह सिर्फ एक सच्चे समर्पण से ही खत्म हो सकती है। यह सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसा त्याग था जो उनकी रूह को हमेशा के लिए शांत कर सकता था। रोहन ने प्रिया को यह बात बताई। दोनों समझ गए कि अब आखिरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने उसी पुराने बंगले में जाने का फैसला किया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वे बंगले में घुसे, वो रूह अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ी। उसने भयानक जाल बुना जहां प्रिया को जमीन में धंसते हुए दिखाया जा रहा था। रूह ने कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का त्याग करना होगा। उसे भूल जाओ और वो बच जाएगी। रोहन जानता था कि यह एक धोखा है। अगर उसने प्रिया को छोड़ने का फैसला किया तो वो रूह जीत जाएगी। रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अगर मोहब्बत में मरना ही है तो हम साथ मरेंगे। तभी प्रिया ने रोहन को धक्का दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। उस पल रूह ने एक भयानक चीख मारी। प्रिया का सच्चा त्याग, उसका निस्वार्थ प्यार उस रूह के नफरत और धोखे के ऊपर भारी पड़ा। वो रूह जलते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनकी मोहब्बत ने ना सिर्फ एक दूसरे को बचाया, बल्कि उस पुरानी रूह को भी हमेशा के लिए आजाद कर दिया। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक दूसरे को पाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ न्योछावर करने की भी थी।